गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 10th क्लास स्टूडेंट, कल हमने ब्लड कंपोजिशन, ब्लड की कितनी प्रकार की सेल्स पाए जाते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं की स्टडी की थी। और कल हम लोगों ने एक और टॉपिक कवर किया था, ब्लड क्लॉटिंग। तो कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट आए, बच्चों को कुछ ब्लड क्लॉटिंग समझने में दिक्कत थी, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर मैं फिर आपका आज का जो लेक्चर है वो ब्लड क्लॉटिंग से ही स्टार्ट करूँगा। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, अपने ब्लड के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है ब्लड क्लॉटिंग की, जिससे किसी भी इंजरी के समय हमारे जो ब्लड होता है उसका जो फ्लो होता है वो अत्यधिक मात्रा में न बह पाए। अगर सपोज़ कीजिए अत्यधिक मात्रा में अगर ब्लड बह जाता है तो इसके कारण किसी भी इंजरी से मौत तक हो सकती है, किसी की डेथ तक हो सकती है। तो हम लोगों ने कल देखा कि ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं। इस प्रोसेस में क्लॉटिंग, या जिसको हम कोएगुलेशन भी कहते हैं, ये एक बड़ी जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें कई फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और ये कई चरणों में संपन्न होती है। तो आज हम लोग फिर इसके कौन कौन से चरण होते हैं और किस प्रकार से यह अभिक्रिया होती है कि आज हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे हम लोग बात करें कि जैसे हमारे किसी भी ब्लड सेल, किसी भी ब्लड की वेसल जब डैमेज हो जाती है किसी भी एक्सीडेंट वश, तो हमारे जो बॉडी पार्ट्स होता है उस टिश्यू से, उस कनेक्टेड जो वेसल होती है से आपका ब्लड फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं उसी समय एक्टिवेट हो जाती हैं, और जो एक्टिवेट जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं वो एक सब्सटेंस रिलीज करती हैं जिसको हम कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, कहते हैं हम लोग थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो ह्यूमन ब्लड प्लेटलेट्स जो एक ब्लड का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो एक सब्सटेंस रिलीज करते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन। और थ्रोम्बोप्लास्टिन आपका कैल्शियम की उपस्थिति में और थ्रोम्बोप्लास्टिन की उपस्थिति में जो प्रोथ्रोम्बिन जो हमारी ब्लड में प्रेजेंट होता है, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। याद रखेंगे, यहाँ पर जो आपका ब्लड प्लेटलेट्स हैं, ब्लड प्लेटलेट्स रिलीज़ करती हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, और थ्रोम्बोप्लास्टिन जो अपन के जो ब्लड में जो प्रोथ्रोम्बिन उपस्थित होता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देती हैं। यहाँ पर जो थ्रोम्बिन होता है वो एक प्रकार से कैटलिस्ट का काम करता है, जो कि आपके ब्लड में उपस्थित फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। तो फाइब्रिन हमारी इस पूरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का एक लास्ट प्रोडक्ट होता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर इसकी ओवरऑल हम लोग रिएक्शन की बात करें तो इस ओवरऑल रिएक्शन में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले कोई भी इंजर्ड टिश्यू है, इंजर्ड टिश्यू के साथ जब कोई वेसल डैमेज होती है तो उसके साथ जो कनेक्टेड ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं वो रिलीज़ करती हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। याद रखना बच्चों, थ्रोम्बोप्लास्टिन। और जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो आपका कैटेलिक एक्टिविटी शो करती हैं और ब्लड में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देती हैं। प्रोथ्रोम्बिन आपके ब्लड का एक सब्सटेंस होता है जिसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देती हैं। और यहाँ पर जो थ्रोम्बिन जो प्रोड्यूस होता है वो भी एक कैटेलिटिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर ये थ्रोम्बिन एक कैटेलिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है और ये ब्लड में उपस्थित फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देती है इसकी प्रेजेंस में। तो यहाँ पर ये हम देखते हैं कि फाइब्रिन जो है इज़ अ सब्सटेंस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। तो यहाँ पर जो फाइब्रिन है वो रेड ब्लड पार्टिकल्स के साथ ब्लड क्लॉट कर देता है। तो इस प्रकार से ये आपकी पूरी ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ब्लड क्लॉट प्लग इनटू द रप्चर ब्लड वेसल सो नो मोर ब्लड कैन फ्लो आउट आफ्टर द क्लॉट ड्राइज अप इट अ येलो फ्लूइड रिमेन्स ऑन द सेल्स, इट इज़ कॉल्ड सीरम प्लाज्मा विदाउट इट्स फाइब्रिनोजिन। तो जब घाव सूख जाता है तो घाव सूखने के बाद में यहाँ पर सेल्स के अंदर एक येलो पदार्थ, येलो एक फ्लूइड बचता है जिसको हम सीरम कहते हैं। और जो सीरम होता है, सीरम को अगर हम कह सकते हैं कि जो सीरम होता है वो आपका एक प्रकार से
प्लाज्मा होता है, और जो प्लाज्मा होता है सीरम इज इक्वल्स टू प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजिन, प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजिन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये आपका फाइब्रिनोजिन। तो इस प्रकार से हम लोग इस ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस को हमने आज फिर समझा। आज फिर हम लोग आगे चलते हैं, और आगे चलने पर हम लोग देखेंगे कि आज हम लोग स्टडी करेंगे ब्लड वेसल्स की। तो यू मस्ट हैव जस्ट लर्नड अबाउट द ब्लड ट्रांसपोर्ट इन द रिक्वायर्ड सब्सटेंस टू द वेरियस ऑर्गन बॉडी, ब्लड फ्लो इनसाइड द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्लड वेसल्स। तो हमारी पूरी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, जिनके माध्यम से जो ब्लड होता है पूरे ऑर्गन में ट्रांसफ़र होता है, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू, एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र होता है। अगर हम जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स को क्लासीफाई करें तो ब्लड वेसल्स 3 प्रकार की होती हैं। सबसे नंबर 1, सबसे पहले आर्टरीज। आर्टरीज, जो आर्टरीज होते हैं, आर्टरीज आर द थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स which carries oxygenated blood from the heart to the various organ of the body. This is the main function of the arteries. यहाँ तक तो हम लोग देखेंगे कि जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज मेन वेसल्स होती हैं, और इनकी जो वॉल होती है, जो दीवार होती है, वो काफ़ी थिक होती है, काफ़ी मोटी होती है। क्योंकि मोटी दीवार होने के कारण है क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड होता है काफ़ी अधिक प्रेशर के साथ बहता है, और ब्लड के इस प्रेशर को सहन करने के लिए इसकी दीवारें नेचुरली थिक होती हैं, मोटी होती हैं। और ये आपके ब्लड जो होता है हार्ट से वेरियस ऑर्गन में पहुंचाने का काम करता है। पंपिंग एक्टिविटी ऑफ द हार्ट प्रोड्यूस इन जर्क इन द आर्टरीज ड्यूरिंग द ब्लड फ्लो। तो जिस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि हार्ट जो होता है वो पंप करता है, और पंप करने से एक प्रकार का जर्क, एक प्रकार का जो झटका होता है, झटके के साथ ब्लड फ्लो होता है। एज द ब्लड एंटर इनटू द आर्टरीज इट एक्सपेंड्स। और जैसे ही आर्टरीज में जब खून या रक्त एंटर करता है तो ये फैल जाती है। व्हेन द ब्लड फ्लो आउट फ्रॉम द आर्टरीज, और जब आर्टरीज से जो ब्लड होता है फ्लो कर जाता है, उसके बाद अपने आकार को ये सिकोड़ लेती हैं। द वॉल ऑफ द आर्टरीज आर इलास्टिक टू परमिट द एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन। और जो आर्टरीज होती है, आर्टरीज की जो दीवारें होती हैं, जो आर्टरीज की वॉल होती है, वो इलास्टिक होती है, लचीली होती है, जिसके कारण वो जो आपका जो प्रेशर है, जो प्रेशर, क्योंकि जब पाइप एक प्रकार से ये पाइप समझिए, तो यहाँ पर जैसे ब्लड प्रेशर के साथ फ्लो करता है तो वो एक्सपेंड कर जाती है, और फ्लो करने के बाद निकल जाता है ब्लड, तो ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाती है। तो इस प्रोसेस को अलाउ करने के लिए ये इलास्टिक होती है। आर्टरीज हैव अ नैरो ल्यूमेन एंड डीपली सीटेड बॉडी। पल्स इज फेल्ट व्हेन द हेल्प ऑफ द आर्टरीज विच आर नॉट डीपली इंसीटेड। और जितने भी हम लोग पल्स रेट हम लोग देखते हैं आर्टरीज के माध्यम से, वो इतनी ज़्यादा अंदर नहीं होती हैं। इसीलिए जो हम लोग पल्स रेट देखते हैं वो आर्टरीज से ही, आर्टरीज को पकड़ के आर्टरीज के माध्यम से ही पल्स रेट जानते हैं। अब नेक्स्ट है बच्चों वीन्स। ये हमारा याद रखने, जो आर्टरीज हैं, आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड का मतलब है प्योर ब्लड। जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती हैं। और जो वीन्स हैं, वीन्स आर द थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द हार्ट टू हार्ट। तो ये जो वीन्स होती हैं, वीन्स पूरी बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड को कैरीज करती हैं। इम्प्योर ब्लड को कैरीज करने के बाद ये हार्ट में पहुंचाने का काम करती हैं। ब्लड फ्लो स्मूथली विदाउट एनी जर्क। और यहाँ पर जो ब्लड का जो फ्लो होता है वो बिना किसी जर्क के, बिना किसी झटके के फ्लो करता है। और यहाँ पर किसी भी प्रकार से स्मूथली फ्लो करता है ब्लड। Veins have a wider lumen
एज कंपेयर टू आर्टरीज। और जो वीन्स होती हैं, वीन्स का जो ल्यूमेन होता है, जो आकार होता है अंदर से, वो बड़ा होता है आर्टरीज की तुलना में। वाल्स ऑफ वीन्स आर नॉट इलास्टिक एज दैट ऑफ आर्टरीज। और जितने आपकी आर्टरीज की जो वॉल इलास्टिक होती है, उतनी मात्रा में जो वीन्स होते हैं, वीन की जो कह सकते हैं कि जो दीवारें होती हैं, इतनी इलास्टिक नहीं होती हैं। बाल्ब्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द वीन्स is also flow back flow of the blood and permits undirectional flow। और जो वीन्स होती हैं, वीन्स में भी बाल्ब होता है जो किसी भी प्रकार के ब्लड के बैक फ्लो को, किसी भी प्रकार के, जैसे ब्लड आगे जाता है और आगे जाने के बाद वो पीछे ना आए, इसीलिए बैक फ्लो को कंट्रोल करता है। Veins are seated superficially in the body even after death of the person. Veins are full of blood। और यद्यपि अगर किसी भी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद भी इसकी जो वीन्स होती हैं, वीन्स में जो ब्लड होता है भरा हुआ रहता है। अब हम बच्चों देखेंगे कुछ स्ट्रक्चर हैं ये आपकी आर्टरीज की और वीन्स की। तो ये ट्रांसफर सेक्शन है आपके, तो ये आपकी वीन्स की स्ट्रक्चर है। तो हमने बताया था अभी कि इसका जो आकार होता है, इसकी तुलना में इसका आकार, वीन्स का आकार कुछ ज़्यादा बड़ा आपको दिखाई दे रहा है। और इसी कारणवश जो वीन्स होती हैं, वीन्स में जो प्रेशर होता है वो ब्लड प्रेशर भी कम होता है, और जो ब्लड का फ्लो होता है वो भी स्मूथ होता है। अगर हम बात करें इसके मेन स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो ट्रांसफर सेक्शंस ऑफ द वीन्स में ये जो आपका रेड पार्ट है, जो एक्सटर्नल एरिया है, इसको हम कहते हैं, इस एरिया को कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। और इसके अंदर जो आपको जो ग्रीनिश पार्ट दिखाई दे रहा है, इस पार्ट को हम कहते हैं ट्यूनिका मीडिया। और इसके नीचे जो सबसे जो इंटरनल लेयर है, उसको हम कहते हैं ट्यूनिका इंटरना। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो ट्रांसफर सेक्शन ऑफ वीन है, उसमें हम लोगों ने 3 स्ट्रक्चर या 3 लेयर देखे, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना। इसी प्रकार से अगर हम बात करें ट्रांसफर सेक्शन ऑफ आर्टरीज की, तो आर्टरीज में ट्यूनिका एक्सटर्ना, इसकी तुलना में हम लोग अगर दोनों की स्ट्रक्चर में अगर हम कंपेयर करें, तो ट्यूनिका यहाँ पर थिक दिखाई दे रही है यहाँ, जबकि ट्यूनिका एक्सटर्ना यहाँ पे काफ़ी थिन दिखाई दे रही है। ट्यूनिका मीडिया यहाँ पर थिन दिखाई दे रही है, और ट्यूनिका मीडिया यहाँ पर काफ़ी थिक दिखाई दे रही है, काफ़ी मोटी दिखाई दे रही है इसकी तुलना में, वीन्स की तुलना में। अगर हम बात करें ट्यूनिका इंटरना, तो ट्यूनिका इंटरना का लगभग साइज़ दोनों का सेम होता है, ट्यूनिका इंटरना वीन्स में भी और आर्टरीज में भी। तो ये 3 लेयर होती हैं किसी भी आर्टरीज और वीन्स की, थोड़ा बहुत अंतर के साथ। अब हम लोग देखते हैं आगे कैपिलरीज। तो 3 जो ब्लड वेसल्स हैं, तो ब्लड वेसल्स के 3 पार्ट मेनली हम लोग समझ सकते हैं कि आर्टरीज हो गया, वीन्स हो गया, और आर्टरीज और वीन के साथ अब जो प्रत्येक सेल्स तक पहुंचाने का काम ब्लड का होता है, वो होता है कैपिलरीज का। देयर आर द थिनेस्ट ब्लड वेसल्स अबाउट 4 to 10 माइक्रोमीटर थिकनेस। और इसकी ये सबसे जो महीन रक्त की वाहिकाएं होती हैं, जिनकी जो कह सकते हैं कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं, इनकी मोटाई लगभग 4 into 10 to the power minus 6 मीटर और 10 into 10 to the power minus 6 मीटर या माइक्रोमीटर के बराबर होती है। दे हैव सिंगल लेयर वॉल। यहाँ हमने देखा आर्टरीज ऑफ वीन में 3 लेयर होती थी, और यहाँ पर इनकी केवल एक ही लेयर होती है, एंड फॉर्म अ मैश नेटवर्क ऑफ द इनसाइड बॉडी। कैपिलरीज अकर एट द टर्मिनल ऑफ आर्टरीज एंड वीन्स। जो कैपिलरीज होती हैं आर्टरीज और वीन्स के सिरों पर, किनारों पर स्थित होती हैं, एंड walls of the capillaries have extremely small pores through which exchange food materials, gases and waste take place between the blood
एंड द बॉडी सेल्स। और जो आपकी कैपिलरीज होते हैं, कैपिलरीज में बहुत छोटे छोटे स्मॉल पोर्स, छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं जिनके माध्यम से वो खाद्य पदार्थ, गैसेस एक्सचेंज और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनका आदान प्रदान सेल और ब्लड के माध्यम से करती हैं। द फ्लो ऑफ द ब्लड थ्रू द कैपिलरीज एक्सट्रीमली सो एज प्रोवाइड द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। अगर हम मेनली अगर हम लोग अब आर्टरीज और वीन्स के बीच में डिफ्रेंशिएट करना चाहें कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द आर्टरीज एंड वीन्स, तो हियर इज द चार्ट, वी कैन सी द ऑल डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वीन्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग देख चुके हैं, फिर भी हम लोग देखेंगे कि जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज की जो वॉल होती है वो थिक होती है, मोटी होती है, जबकि जो वीन्स होते हैं, वीन्स की जो दीवार होती है, जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जो उसकी लेयर होती है वो पतली होती है। ब्लड फ्लोज रैपिड, आर्टरीज में जो खून होता है वो तेज़ी से प्रेशर के साथ बहता है, और जो ब्लड फ्लो होता है वीन्स में वो स्लो होता है। यहाँ पर जो ल्यूमेन होता है, जो आकार, जो परिधि होती है आर्टरीज की छोटी होती है, जबकि जो वीन्स में होता है, वीन्स में जो ल्यूमेन होता है वो बड़ा होता है। द वॉल इज़ इलास्टिक, जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज की जो दीवारें होती हैं वो इलास्टिक होती हैं। इलास्टिक जैसे मैंने बताया कि कोई भी ब्लड फ्लो करेगा तो ये दीवारें मोटी हो जाएंगी और फ्लो करने के बाद में ये इस प्रकार से पतली हो जाती हैं। तो इसमें एक इलास्टिसिटी का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, जबकि जो वीन्स होती हैं, वीन्स की जो दीवारें होती हैं लेस इलास्टिक होती हैं। आर्टरीज जो होती हैं आर डीपली सीटेड, बहुत जो टिश्यू होते हैं, जो स्किन होती है उसके अंदर होती है। वीन्स आर सुपरफिशियल, उभरी हुई होती हैं। ब्लड फ्लोज विद द जर्क, और जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो करता है वो जर्क या एकदम झटके के साथ फ्लो करता है। और वीन्स होते हैं, वीन्स में जो ब्लड होता है वो स्मूथली फ्लो करता है। यहाँ पर आर्टरीज में कोई भी बाल्व नहीं होता है, जबकि वीन्स जो होती हैं, वीन्स में बाल्व पाए जाते हैं। ये जो आर्टरीज होती हैं ये हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफ़र करती हैं पूरी बॉडी में, और जो वीन्स होती हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी ब्लड की सेल से, टिश्यू से लेकर आती हैं और वेस्ट मटेरियल को ट्रांसफ़र करती हैं। तो बच्चों, आज हमने इस प्रकार से देखा कि जो ब्लड की जो मेन वेसल्स हैं वो 3 प्रकार की आर्टरीज हैं, वीन्स हैं, और आपका आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज। जो आर्टरीज हैं वो आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं, और जो आपका वीन्स होती हैं वे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आते हैं। इसके साथ में एक बात और कंक्लूड करना चाहूँगा बच्चों कि पल्मोनरी आर्टरीज इज़ ओनली आर्टरीज विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो केवल पल्मोनरी आर्टरीज एक ऐसी आर्टरीज होती है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और ठीक उसी प्रकार से पल्मोनरी वीन्स इज द वीन्स विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वैसे हम लोग जानते हैं कि जो वीन्स होती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, परंतु पल्मोनरी वीन्स जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ये ब्लड आपका लंग्स से लेके जाती हैं हार्ट तक, और जो आपका पल्मोनरी आर्टरी होती हैं वो हार्ट से लंग तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं। तो इस बात को बच्चे स्मरण रखें, याद रखें कि कौन सी ऐसी आर्टरीज है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं लेके जाती, और कौन सी ऐसी जो वीन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर नहीं जाती। तो इस प्रकार से आज का ये टॉपिक समाप्त हुआ। कल हम लोग एक नए टॉपिक के साथ फिर प्रस्तुत होंगे।